नेक्स्ट बेटा इसमें शील्डिंग इफेक्ट के बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे बेटा सिंबल दे देते हैं, या तो बोल देते हैं बेटा Z इफेक्टिव, या फिर बेटा कह दिया जाता है Z स्टार। ठीक है बेटा, दोनों कंडीशन काम मिली जाती है बेटा। Z इफेक्टिव भी कह सकते हैं उसे और Z स्टार भी कह दिया जाता है Z इफेक्टिव को। बेटा होता क्या है पहले समझिएगा कि ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए बेटा, सेकंड शेल में मान लीजिए बेटा मैंने 3 इलेक्ट्रॉन माने, 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ले लिया बेटा मैंने, बोरोन की बात कर रहा हूं मान लो मैं। आप बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर आप सिग्मा देख रहे थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इनर शेल वाले और सेम शेल वाले इस पे सिग्मा लगा रहे थे, रिपल्शन लगा रहे थे। न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन लगाता है और ये चारों बेटा मिलकर इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं। इन चारों का शील्डिंग इफेक्ट इस पे लग रहा है, सिग्मा लग रहा है बेटा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। अब समझना क्या है बेटा बात, कि न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिपल्शन है। इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा अगर टोटल अट्रैक्शन, बेटा टोटल अट्रैक्शन का कारण कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन बेटा, प्रोटॉन। क्योंकि मैं कहूं तो बेटा इसके अंदर भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का कारण क्या है बेटा, इसमें प्रोटॉन है ना कि न्यूट्रॉन्स बेटा। अब कंडीशन क्या देखे इसमें कि टोटल अट्रैक्शन था इस न्यूक्लियस का, और ये चारों इलेक्ट्रॉनों का क्या लग रहा था बेटा, रिपल्शन। तो बेटा नेट अट्रैक्शन अगर मुझे चाहिए, नेट अट्रैक्शन अगर मुझे चाहिए कि फाइनली नेट अट्रैक्शन कितना लगा, तो टोटल अट्रैक्शन में से बेटा मैं जो टोटल रिपल्शन लग रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे नेट अट्रैक्शन मिल जाएगा। अब कुछ सोच रहे होंगे बेटा कि आपने नेट अट्रैक्शन क्यों बचाया, समझना कि बेटा मान लो अट्रैक्शन था बेटा, मान लो अट्रैक्शन है 10 का और रिपल्शन लग रहा है बेटा मान लो 7 का। ठीक है बेटा, कोई भी वैल्यू मैंने मान ली कि अट्रैक्शन लग रहा है 10 का, रिपल्शन लग रहा है 7 का, तो नेट अट्रैक्शन कितने का होगा बेटा, 3 का। 10 का अट्रैक्शन था, 7 का रिपल्शन था, माइनस कर दिया तो नेट अट्रैक्शन बचा। अब बात ये आती है बेटा सबसे बड़ी कि मैंने नेट अट्रैक्शन ही ज्यादा क्यों बचाया। समझना बेटा, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर, इस सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन थे और बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर अगर नेट रिपल्शन ज्यादा होता, नेट रिपल्शन ज्यादा होता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रुकता क्या, यहां से चला नहीं चला जाता बेटा, चला जाता यहां से। अगर इस पर नेट रिपल्शन ज्यादा होता तो वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, ये यहां से जा चुका होता बेटा। लेकिन अगर ये रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर नेट अट्रैक्शन जो है वो बजाय रिपल्शन के अट्रैक्शन जो है इसमें डोमिनेंस है बेटा, डोमिनेंसी अट्रैक्शन की, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। समझ आया क्या बेटा कि नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्शन से ज्यादा था। और बेटा नेट अट्रैक्शन को कैसे प्राप्त किया गया, टोटल अट्रैक्शन में से बेटा टोटल रिपल्शन, और टोटल रिपल्शन का कारण क्या था बेटा, सिग्मा, उसे माइनस करने पर आपको बेटा नेट अट्रैक्शन जो है वो प्राप्त होता है। तो ओवरऑल अगर मैं जेड इफेक्टिव लिखना चाहूं बेटा, तो जेड इफेक्टिव क्या लिख दिया जाएगा, पहला पॉइंट बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट अट्रैक्शन क्या होगा, जेड इफेक्टिव मतलब जेड स्टार बराबर टोटल अट्रैक्शन माइनस टोटल रिपल्शन। टोटल अट्रैक्शन बेटा एग्जैक्ट में कहूं तो अट्रैक्शन का कारण कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन बेटा, प्रोटॉन। और बेटा प्रोटॉनों की संख्या को मैं कहूं तो क्या Z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है क्या बेटा, भाई प्रोटॉनों की संख्या जो है बेटा Z जो है वो किससे रिप्रेजेंट, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, Z जो है क्या वास्तव में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या बेटा। तो देखिएगा भाई मैं तो आपको सिर्फ अट्रैक्शन बताना चाह रहा हूं इसके अंदर, और उसके लिए बेटा मैं जेड सिंबल काम में ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा अट्रैक्शन का कारण प्रोटॉन है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, माइनस टोटल रिपल्शन इलेक्ट्रॉनों की वजह से था, और उसे बेटा आपने क्या कह दिया था, सिग्मा, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा। तो जेड स्टार बराबर क्या मिलेगा बेटा, जेड
माइनस सिग्मा। क्या कंडीशन समझ आई क्या सभी लोगों को बेटा? ये एग्जैक्टली बेटा रिप्रेजेंट करता है यहां पर न्यूक्लियर चार्ज को। फिर वही बात कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन था और पॉजिटिव चार्ज का कारण था प्रोटॉन्स बेटा, और ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉनों की वजह से होगा तो इसे न्यूक्लियर चार्ज कह देंगे। ये क्या है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा यहां पर क्या हो गया बेटा? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान दें, न्यूक्लियर चार्ज अलग बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग बात बेटा, दोनों डिफरेंट कंडीशंस है बेटा। एक और खास बात कि मान लीजिए नाइट्रोजन था बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 7। प्रोटॉन भी कितने हैं? 7। और जेड में बोलूं तो 7 बेटा। और जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? 7 माइनस सिग्मा ड्यू टू कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से मैं कहूं तो बेटा सिग्मा ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो खुद अपने आप को रिपेल करेगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉनों का ही तो सिग्मा लगेगा बेटा। और ये यहां पर मैं कहूं तो बेटा एक सेकंड के लिए देखो, थोड़ा सा ऐसे बना दूं मैं इसको, ये सिग्मा ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ठीक है, जब n प्लस बनेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, प्रोटॉनों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता तो इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? 7 माइनस सिग्मा ड्यू टू कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 की वजह से लगेगा। जब n माइनस आएगा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने बेटा, प्रोटॉनों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये z माइनस सिग्मा अब कितने का लगेगा बेटा? 7 इलेक्ट्रॉनों का। कुछ समझ रहे हो क्या बात को बेटा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से या रिमूव होने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे फर्क पड़ता है, प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जेड पे फर्क नहीं पड़ेगा। जेड इफेक्टिव पे फर्क पड़ेगा बेटा, जेड इफेक्टिव पे। ध्यान दे, बार बार चिल्ला रहा हूं मैं क्या? ये न्यूक्लियर चार्ज अलग बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग बात। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से या इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे फर्क पड़ता है, ना कि न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी करता है बेटा। क्या दोनों में अंतर समझ आ गया? न्यूक्लियर चार्ज अलग है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग है। इलेक्ट्रॉन बदलने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब बेटा अगर अपन कुछ एलिमेंट्स लिखे यहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, सिग्मा बेटा आपको नहीं रटना है, मुझे आपको समझाना है, इसलिए सिर्फ ऐसा मैं लिख रहा हूं बेटा। 1.7, 2.05, 2.4, 2.75, 8.8 और 16.8 बेटा। ये आपको रटना नहीं है बेटा, मैंने इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखे क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है बेटा। एटॉमिक नंबर तो पता ही होंगे बेटा, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, इसका 11 और इसका कितना हो जाएगा? 19। अगर आपको जेड इफेक्टिव चाहिए तो क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा बेटा। ये कितना बचा? 1.3। ये बचा कितना बेटा? 1.95, रिमेनिंग 2.6 बेटा, 3.25, ये बेटा 2.2 और ये भी बेटा 2.2। समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको बेटा। बात क्या है देखो, जब आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन मतलब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, आराम से देखिए सिग्मा की वैल्यू, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा। और देखें तो कितने से? 0.35 से इंक्रीज होती जा रही है बेटा। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बेटा 1.3, 1.95, 2.6, 3.25 बेटा, क्या ये भी इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल। और बेटा ये बढ़ रहा था 0.35 से,
ये बढ़ रहा है 0.65 से बेटा, अगर देखो तो आप इसमें पहचान पा रहे हो तो बेटा 1.3 से 1.95, फिर 9.95 से 2.6 बेटा। अरे लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ा। सिग्मा बढ़ा 0.35 से एस और पी में बेटा, और एस और पी में जेड इफेक्टिव बढ़ा 0.65 से। अरे डोमिनेंट कौन हुआ बेटा, सिग्मा या जेड इफेक्टिव? मैं कहूं तो बेटा ये 0.35 से एस और पी में, और ये 0.65 से एस और पी में, यानी डोमिनेंट यहां पर कौन है? कौन है? जेड इफेक्टिव बेटा। यानी लेफ्ट टू राइट का आंसर आज के बाद आप जब भी निकालेंगे, किससे निकालेंगे? जेड इफेक्टिव से। सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन दोनों में से डोमिनेंट है जेड इफेक्टिव बेटा। बात करें अपन बेटा टॉप टू बॉटम की, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम बेटा, आगे रुबिडियम मिल जाएगा, और बात चल रही है टॉप टू बॉटम की। इसमें सिग्मा बेटा देखो 1.7, 8.8, 16.8 बढ़ा, वो भी बहुत ज्यादा। जेड इफेक्टिव बेटा 1.3 से 2.2 बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा 2.2 से 2.2। आगे अगर वैल्यू निकालो तो भी कांस्टेंट आता है। यानी अगर मैं कह दूं तो बेटा क्या कि जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम अप्रोक्स क्या चलता है बेटा? कांस्टेंट। सिर्फ लिथियम से सोडियम में फर्क आता है बेटा, बाकी कहीं फर्क नहीं आता। तो जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो गया बेटा, और जबकि सिग्मा जो है बेटा वो बढ़ रहा है। एक और बात, जेड इफेक्टिव अगर कांस्टेंट हो गया मतलब जेड और सिग्मा का, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कांस्टेंट हो गया। लेकिन बेटा ध्यान दें, ऊपर से नीचे जाने पर क्या शेल नंबर बढ़ता है क्या बेटा? पहला शेल, दूसरा बेटा, या मैं कहूं और बेटर वर्ड में लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा पीरियडिक टेबल के हिसाब से बेटा, क्या कि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियड नंबर जो है वो बढ़ता है क्या बेटा? पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, और बेटा पीरियड नंबर बढ़ेगा, पहले पीरियड से बढ़ा दूसरा पीरियड, दूसरे पीरियड से बढ़ा तीसरा पीरियड बेटा, यानी साइज जो है वो भी बढ़ेगी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात बेटा कि लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। डोमिनेंट है जेड इफेक्टिव। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जेड इफेक्टिव का नेट रिजल्टेंट 0 हो गया और पीरियड नंबर बढ़ेगा बेटा। समझना, सिग्मा क्या था बेटा? नेट रिपल्शन। जेड इफेक्टिव क्या था बेटा? नेट अट्रैक्शन। देखते जाना, लेफ्ट टू राइट बेटा सिग्मा भी बढ़ा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, डोमिनेंट है जेड इफेक्टिव, मतलब नेट अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है बेटा। देखो ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट डोमिनेंट है, जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन डोमिनेंट है बेटा, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर नेट अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ध्यान बेटा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस से दूर भागेगा कि पास आएगा बेटा? अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो पास आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया तो बेटा उससे जो साइज मिलेगी ओवरऑल वो छोटी होगी या बड़ी होगी बेटा? छोटी होगी। यानी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है बेटा वो वास्तव में कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी बेटा। और मैं यहां पर लिखूंगा कि बेटा एक्सेप्ट इनर्ट गैस बेटा, मैं कहूंगा क्योंकि इनर्ट गैस हो उसमें वंडरवॉल रेडियस लेते हैं बेटा, आप पढ़ेंगे अपन आगे, और वंडरवॉल रेडियस की साइज जो है कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है बेटा। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हाँ सिग्मा भी बढ़ता है, लेकिन बेटा देखो सिग्मा का बढ़ना रिपल्शन बढ़ाएगा, साइज को बढ़ाएगा, जेड इफेक्टिव का बढ़ना अट्रैक्शन बढ़ाएगा, साइज को कम करेगा। लेकिन बेटा दोनों में से डोमिनेंट कौन है? जेड इफेक्टिव। बार बार कह रहा हूं आपको बेटा, अरे 0.35 से बढ़ रहा था, ये 0.65 से बढ़ा, तो डोमिनेंट जेड इफेक्टिव रहा, नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पास आएगा, इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो साइज को कम करेगा एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि वहां वंडरवॉल रेडियस लेते हैं और वंडरवॉल रेडियस नॉर्मल रेडियस की तुलना में बड़ी होती है। यानी लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं बेटा तो बिल्कुल राइट में, बिल्कुल राइट मोस्ट में तो इनर्ट गैस आते हैं। इनर्ट गैस से जस्ट पहले हैलोजन आते हैं बेटा। इनर्ट गैस के लिए मैंने बोल दिया कि वंडरवॉल रेडियस होती है, इसलिए वो बड़ी रेडियस मान लेते हैं बेटा। बच गए क्या? हैलोजन। यानी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है सबसे छोटे कौन होते हैं बेटा? हैलोजन।
लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज कम हुई, सबसे छोटे हेलोजन हुए, सबसे राइट मोस्ट में इनर्ट गैस है, लेकिन उनके लिए वंडर वॉल रेडियस ली जाती है और वो कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होती है बेटा। तो ओवरऑल सिग्मा और जेड इफेक्टिव को लेकर के कुछ पॉइंट बेटा मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूं आपको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा, देखो पहला पॉइंट शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा, नेट रिपल्शन होता है, शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियस होती है बेटा, इनर सेल सेम सेल वाले सिग्मा लगाते हैं, बाहर वाले अंदर वालों पर सिग्मा नहीं लगाते, सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 होता है बेटा, सिग्मा लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन जाता भी पहले 4s में, निकलता भी 4s में से, 4s में जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, n+l रूल से, 4s में से निकलता है क्योंकि 4s पर रिपल्शन ज्यादा लगता है, सिग्मा ज्यादा लगता है। पेनिट्रेशन पावर और सिग्मा दोनों का ऑर्डर क्या था बेटा, S से कम, P से कम, D से कम, F। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर भी S की होती है और सबसे ज्यादा सिग्मा भी S लगाता है बेटा। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई सभी लोगों को? जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट अट्रैक्शन की नेट रिपल्शन, नेट अट्रैक्शन। रिजल्ट की बात करें बेटा जो काम आना है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव अप्रोक्स कांस्टेंट चलता है बेटा, लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, डोमिनेंट है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, साइज को कम करेगा एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस क्योंकि उसमें वंडर वॉल रेडियस होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है बेटा, लेकिन पीरियड नंबर बढ़ेगा, इसलिए टॉप टू बॉटम साइज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा ये थी अपनी दूसरी पेरियोडिक प्रॉपर्टी बेटा। थर्ड आ जाता है इसके बाद में बेटा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बेटा। दोनों वर्ड काम में ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज बेटा। समझना कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि अगर कोई सिंगल एटम है बेटा, सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इट इज impossible to measure atomic radius of single atom। प्रैक्टिकली सिंगल एटम के एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते बेटा। दो कारण है बेसिकली इसके बेटा। पहला कारण बेटा आइसोलेटेड कंडीशन में सिंगल एटम मिलना ही पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में एक बिल्कुल सिंगल एटम आइसोलेटेड मिलना पॉसिबल नहीं है बेटा, मिल ही नहीं सकता। मोलर रेशो में मिलता है बेसिकली मैं कहूं तो, आइसोलेटेड सिंगल एटम नहीं मिल सकता। दूसरी बात बेटा अपन पढ़ते हैं कि बेटा फिजिक्स में बहुत सारी इमेजिनेशंस लेके चलते हैं, मैथ में इमेजिनेशंस लेके चलते हैं, ऐसी चीजें बेटा उसमें बहुत सारी अपन ने काम में ली है जो अपन को विजुअलाइज नहीं होती पर अपन मान के चल लेते हैं। तो कुछ ने कहा कि मान के बता दो, इमेजिनेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, वहां भी एक प्रॉब्लम है बेटा। दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से भी बेटा मैं कहूं तो एग्जैक्टली सिंगल एटम की रेडियस मेजर नहीं हो पाएगी। क्यों? ये न्यूक्लियस है और बेटा एग्जैक्ट अगर अपन फाइनली जाएं तो बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है। डेफिनेट सर्कुलर पाथ जो था हाइजेनबर्ग ने उसको गलत साबित कर दिया। उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का जब मिलना फिक्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, उसकी वेव नेचर भी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स मिलेगा सर्कुलर पाथ में, ऐसा है ही नहीं बेटा। उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है बेटा। अब देखना अगर मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रॉन यहां रहा
तो बेटा रेडियस बड़ी मिलेगी, यहां रहा तो रेडियस छोटी मिलेगी, और इनके बीच में तो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की कि यहां से यहां तक मिल सकता है। अगर आपने बेटा जब मेजर किया तब इलेक्ट्रॉन यहां रहा तो बड़ी रेडियस मिली उसी के लिए, और यहां अगर रहा तो बेटा छोटी रेडियस मिल जाएगी। इसलिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से जब डेफिनेट सर्कुलर पाथ सही नहीं था तो बेटा इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होने से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट सर्कुलर पाथ। और जब इलेक्ट्रॉन की जब फिक्स पाथ है ही नहीं तो उसकी रेडियस मेजर नहीं की जा सकती। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब सिंगल एटम की रेडियस मेजर नहीं हो सकती, इन्होंने बेटा बॉन्डेड कंडीशन को मानना शुरू कर दिया। क्या किया, इन्होंने ये बोला कि दो एटम जो भी उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी रही हो, जो भी उनकी प्रोबेबिलिटी रही हो, एक यहां है बेटा, ठीक है, और एक यहां पर है, ये कंडीशन है बेटा। एक ये एटम ले लिया अपन ने बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एक अपन ने ये ले लिया। ये दोनों आपस में ओवरलैप कंडीशन में, मतलब एक दूसरे में मिले हुए। और क्या किया उन्होंने, इन दोनों के न्यूक्लियस की कैटेगरी बेटा सोचना शुरू कर दिया। दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस पे चले गए। उन्होंने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन के मिलने में ही तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसका मास भी काफी कम है, इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है बेटा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। इन्होंने सोचना ही शुरू कर दिया न्यूक्लियस के बारे में। इन्होंने दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कवर करना शुरू कर दिया। क्या इमेजिन करते हुए, बहुत सिंपल, कि दो सर्किल है, ठीक है बेटा। अगर ये दोनों सर्किल है, मुझे एक सर्किल की रेडियस चाहिए, क्या कर सकते थे बेटा मैथमेटिकली? मैं क्या कर सकता था इसमें कि आपने ये ली होती डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, और अगर उसका आधा कर देते तो क्या एक सर्किल की रेडियस आपको मिलती कि नहीं मिलती बेटा? बस वो ही बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा दिया यहाँ पर बेटा, कि दो एटम जो बॉन्डेड कंडीशन में है, जिनका बेटा सेंटर ये मानते हुए उन्होंने क्या किया बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ली, और अगर इंटर न्यूक्लियर का आप आधा कर दो बेटा तो उन्होंने उसको रेडियस मानना शुरू कर दिया बॉन्डेड कंडीशन में। बेटा सारी बात घूम फिर के वापस में बनाऊंगा बेटा। क्या आती है, पहली बात तो ये आ जाती है बेटा कि सिंगल एटम की मेजर कर नहीं सकते थे, इसलिए बेटा उन्होंने बॉन्डेड कंडीशन लेना शुरू कर दी। और बेसिकली मैं कहूं बेटा, बॉन्डेड कंडीशन में जो जनरली बेटा अट्रैक्शन फोर्स होते हैं एटम के बीच में, जो जनरल वर्ड्स अपन पढ़ते हैं, जनरल वर्ड के हिसाब से चार कैटेगरी बना दी गई बेटा। एक बना दी गई कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से बेटा, कोवेलेंट रेडियस। एक बना दी गई बेटा वॉन डेर वाल रेडियस। एक बना दी गई बेटा मेटेलिक रेडियस बेटा, और एक बना दी गई है बेटा आयनिक रेडियस। ये बेसिकली चार कैटेगरी बना दी गई है बेटा। आयनिक बॉन्ड के हिसाब से आयनिक रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से कोवेलेंट रेडियस बेटा, वॉन डेर वाल के हिसाब से वॉन डेर वाल रेडियस, और मेटेलिक बॉन्ड के हिसाब से मेटेलिक रेडियस बेटा। कुछ सोचेंगे कि कोऑर्डिनेट भूल गए, या कोऑर्डिनेट भी नाम सुनते बेटा, कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होती है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग होती है, कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, बस इतना ही फर्क है बेटा, होती दोनों में शेयरिंग है। तो उसी के जैसा होता है कोवेलेंट भी बेटा। बेसिकली चार नाम चलते थे, इसलिए रेडियस भी चार तरह की पढ़ डाली, क्योंकि बेटा
सिंगल एटम की मेजर हो नहीं सकती थी, बॉन्डेड देखना पड़ेगा, तो बॉन्ड के हिसाब से रेडियस भी 4 तरह की बना दी। कोवलेंट बॉन्ड के लिए कोवलेंट रेडियस, वंडरवॉल बॉन्ड के लिए वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक के लिए मेटालिक रेडियस बेटा, और आयनिक के लिए आयनिक। और वास्तव में कंपैरिजन होना भी बेटा कोवलेंट रेडियस का कंपैरिजन कोवलेंट से होना चाहिए, मेटालिक का मेटालिक से होना चाहिए, और वंडरवॉल रेडियस का कंपैरिजन वंडरवॉल से ही होना चाहिए। वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। किसी एक एलिमेंट की कोवलेंट किसी दूसरे एलिमेंट की वंडरवॉल कंपेयर करना ज्यादा सही नहीं माना गया बेटा। कोवलेंट का कंपेयर कोवलेंट से करो, वंडरवॉल का कंपेयर वंडरवॉल से करो, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। और 4 तरह की क्यों आई बेटा? क्योंकि अपने पास बेसिकली 4 तरह के बॉन्ड थे, इसलिए नाम भी अपन ने 4 तरह की रेडियस लेना शुरू कर दिया। इसमें से बेटा सबसे पहले सबसे आसान में खत्म कर दूं बेटा, कौन सी? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की अगर बात की जाए बेटा, तो एग्जैक्टली मैं कहूं आयनिक सॉलिड होगा। और आयनिक सॉलिड में कहूं तो जैसे NaCl होता है बेटा, NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है बेटा। ये एक क्यूबिक कंडीशन होती है, ठीक है बेटा। इस क्यूब के मैं कहूं तो बेटा कॉर्नर पे यहां पर Cl माइनस है, ये Cl माइनस है बेटा। ये कुछ आगे की बातें बता रहा हूं बेटा मैं आपको, सिर्फ थोड़ा हिंट करने के लिए। अभी इसको लेकर बहुत इमोशनल नहीं होना आपको बेटा। ये यहां पर बेटा Cl माइनस, ये Cl माइनस बेटा, और इनके बीच में यहां पर जो वॉइड बना होता है बेटा, इसमें चला जाता है Na प्लस। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो भी रेडियस था, इसकी ये एज लेंथ होगी, सॉरी जो भी बेटा क्रिस्टल था उसमें क्यूब में, ये कोई ना कोई उसकी एज लेंथ होगी। और इस एज लेंथ में बेटा ओवरऑल देखो, ये Na प्लस का एटम यहां पर आ रहा है बेटा। ओवरऑल मैं कहूं तो क्या कंडीशन है, देखो ये Na प्लस है बेटा, और इसकी मैं कहूं तो बेटा कितने Na प्लस आएंगे, देखो रेडियस के हिसाब से कितने आ जाएंगे बेटा। एक रेडियस ये इधर पूरा डायामीटर अगर इसका कवर हो रहा है, तो डायमीटर 2 ऑफ Na प्लस के बराबर होगा बेटा। और साथ में बेटा Cl माइनस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो Cl की रेडियस यहां से और Cl की रेडियस यहां से बेटा, क्या आ जाएगा 2 ऑफ Cl माइनस बेटा। एग्जैक्टली A बराबर क्या रहेगा 2R Na प्लस 2R Cl माइनस बेटा, ये कंडीशन आएगी। ये सब मेजर किया जाता है बेटा एक्स रे से। ये सब इनका किससे मेजर किया जाता है? एक्स रे से मेजर किया जाता है। मैं आपको सिर्फ बेटा ये यहां पर डिटेल नहीं लेके जाना चाह रहा, ये अलग चैप्टर का हिस्सा है। मैंने आपको सिर्फ ये यहां हिंट ये किया है कि जो भी आप आयनिक रेडियस मेजर करते हो, वो भी बॉन्डेड कंडीशन में ही मेजर करते हो। बॉन्डेड कंडीशन में ही आप मेजर कर रहे हैं कि अगर मैं Cl माइनस की रेडियस मेजर कर रहा हूं, तो Cl माइनस मेरे पास आइसोलेटेड नहीं है। Cl माइनस भी बॉन्डेड कंडीशन में किसी ना किसी क्रिस्टल में वो चिपका हुआ है, वहीं पर मैं उसकी रेडियस मेजर कर रहा हूं एक्सरे की सहायता से, ऐसे कुछ रिलेशंस बनाते हुए। ये सब हिस्सा है बेटा किसी दूसरे चैप्टर का। मैंने यहां सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि आइसोलेटेड में आयनिक में मेजर नहीं कर रहा हूं, वो भी बेटा इस सॉलिड स्टेट के अंदर इन आयनों की फॉर्म्स में मेजर की जाती है बेटा। समझ आ गई बात? अब कंडीशन क्या है बेटा इसके अंदर? आपके पास में आयनिक रेडियस में 2 कैटेगरी हो सकती हैं। पहला बेटा आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, देखते जाइए, n प्लस 2, n प्लस 1, n न्यूट्रल, n माइनस, n2 माइनस, n3 माइनस। एटॉमिक नंबर 7 7 7 7 7 बेटा, क्योंकि चार्ज बदलने पर एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गिने बेटा, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, चला गया 6, यहाँ 5, यहाँ बेटा कितने रहे 8, और यहाँ 9। जो मैंने बनाया n प्लस 2 से n माइनस 2, इसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं,
n+2 से n-2। बहुत आराम से सोच के बताइए बेटा, Z कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी वजह से लगने वाला सिग्मा भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, जेड माइनस सिग्मा। बेटा जेड तो सेम है, जेड पे फर्क ही नहीं पड़ा, जेड कैसा है, कांस्टेंट बेटा। लेकिन अगर सिग्मा बढ़ेगा, अगर सिग्मा बढ़ेगा तो बेटा जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी यहां पर n2 प्लस से n-2 आते आते जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, इसका मतलब नेट अट्रैक्शन कम हो रहा है। अगर नेट अट्रैक्शन कम होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा, इसका मतलब वो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के पास रहेगा कि दूर रहेगा, दूर रहेगा बेटा। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहा तो साइज जो है, जो रेडियस जो है बेटा, वो उसकी क्या होगी, बड़ी। तो बेटा ये कंडीशन होती है कि जब एक्सरे क्रिस्टल देख करके ये देखा गया कि n का प्लस और n का माइनस, तो n माइनस की साइज जो है वो प्लस की तुलना में बड़ी मिली बेटा। और कारण आप समझ सकते हैं थ्योरेटिकली भी इसको आसानी से बेटा, कि न्यूक्लियस में बेटा ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही है, 777 है, लेकिन प्लस से जब माइनस की तरफ आप जा रहे हैं सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयंस में बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, रिपल्शन बढ़ेगा। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर अगर रिपल्शन ज्यादा लगा तो वो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। और उसकी साइज ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही साइज उसकी ज्यादा होती चली जाएगी बेटा। क्या तरीका समझ आया, इसको लेकर परेशान नहीं होना। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया मैंने आपको कि आयंस का मेजरमेंट जो है वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में ही होता है, कंबाइंड फॉर्म में ही होता है बेटा, आइसोलेटेड नहीं होता। बस हाँ, कंपैरिजन आप यहाँ कर सकते हो। थ्योरेटिकली कैसे सीखा गया इसको बेटा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी। तो n के +2 की साइज सबसे छोटी होगी। n के बेटा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मैं यहाँ n का -3 बना दूं बेटा, तो उसका भी यही रहेगा। इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो उसकी साइज इनसे भी क्या पाई जाएगी, बड़ी पाई जाएगी बेटा। दूसरी कैटेगरी आ जाती है बेटा इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा, n-3 O-2 F- Na+ Mg2+ Al3+ बेटा, ठीक है। देखा अगर जाए तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 8, 9, 11, 12, 13। इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं बेटा तो सभी में 10 है बेटा, 7 इसमें होते ही है, 3 खा गए 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 11 में से 1 चला गया 10 बेटा, 12 में से 2 चले गए, ये सब में 10 है। अब जो मैंने बनाया उसमें अगर लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं तो देखते जाइए बेटा, इलेक्ट्रॉन सेम है, Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, Z माइनस सिग्मा। अगर Z बढ़ेगा तो बेटा Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा, Z अगर बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। ऐसे में बेटा अगर Z इफेक्टिव प्लस वाले का ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा उस पे बेटा, इस पर सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव लग रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो न्यूक्लियस के पास आएगा, और पास आएगा तो ओवरऑल साइज जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा सभी लोगों को, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना छोटा, और जब सेम एलिमेंट का प्लस चार्ज है बेटा, जब सेम एलिमेंट का प्लस है तो भी छोटा है, और बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो प्लस है वो भी छोटा है। ध्यान दे बेटा, यहां से बहुत सारे स्टूडेंट एक मिसकंसेप्ट बनाते हैं, क्या उन्हें लगता है कि इस दुनिया में आज के बाद जितने भी केटायन है वो सब छोटे, नहीं बेटा, ये बात तब लागू होती है जब या तो सेम एलिमेंट का केटायन हो या फिर बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केटायन हो। मैं बेटा
क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। पहले क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन में दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो बेटा सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा, n2 प्लस। सेम क्वेश्चन है, दोबारा मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, हाँ बेटा बताइएगा। यहाँ पर सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव हुआ उतना छोटा होगा। ये सेम एलिमेंट क्या थे, फिर वही बेटा क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन में बदल रहा हूं। पहला ऑप्शन है बेटा सबसे छोटा बताना आपको सीजियम प्लस, सेकंड ऑप्शन है O-2, थर्ड ऑप्शन है S-2 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा Cl-। बताना इसमें से कि सबसे छोटा कौन। ये है बेटा सीजियम, यहाँ पर थोड़ा सा साफ बना दूं इसको, तो ये लो बेटा, ठीक है। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है बेटा। बहुत आराम से विचार कर लीजिए। क्या मैं यहां पर सीजियम प्लस को सबसे छोटा कर दूं क्या बेटा, भाई केटायन है। अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान दें बेटा, पीरियोडिक टेबल में अगर कहा जाए तो क्या ट्रिक होती है बेटा, हे ली ना की रब से फरियाद। इधर आ जाता है बेटा लिथियम के सामने, इधर मैं बोलूं फिर कल बाहर आई आत्मा। ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टीपो, समझना बेटा। सीजियम यहां था, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड बेटा। ऑक्सीजन था सेकंड पीरियड पे, क्लोरीन था थर्ड पीरियड पे। बेटा क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन खाया, मान लो इनर्ट गैस पे चला गया, पीरियड तो वही रहेगा। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, 10 इलेक्ट्रॉन पे आ गया बेटा, पीरियड तो उसका भी सेकंड ही रहेगा, इसका भी थर्ड ही रहेगा बेटा। इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सीजियम प्लस है वहां पर, तो बेटा देखो यहां पर इसका नंबर कितना होता है बेटा 55। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 54, मतलब ये चला जाएगा, एक तरह से मैं बोलूं तो बेटा 54 एटॉमिक नंबर पे आ गया, जिसका पीरियड नंबर कौन सा है, 5वां। समझना बेटा, छठा पीरियड था, 1 इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो 54 इलेक्ट्रॉन चलो यहां मान ले बेटा 5वें पीरियड के। इनका है सेकंड और थर्ड पीरियड और ये है 5वां पीरियड। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है बेटा। और देखो सीजियम प्लस तो इनसे काफी बड़ा है बेटा। अरे भाई लेफ्ट टू राइट साइज कम भी होती है, देखो टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट कम होती है। तो लिथियम की तुलना में ऑक्सीजन पहले ही छोटा था, अरे इलेक्ट्रॉन खा के थोड़ा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ गई बेटा। अगर मैं बोलूं क्लोरीन सोडियम की तुलना में बेटा लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, तो क्लोरीन छोटा था बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन खा के थोड़ा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ गई बेटा। मुझे बताओ बेटा, सीजियम से बड़े हो जाएंगे क्या ये, नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सारे कैटायन छोटे हैं बेटा, आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया रखना होगा बेटा, पीरियड नंबर का भी ध्यान रखना होगा। यहां पर बेटा अगर मैं कहूं आपसे Cl- और S2- समझते ना बेटा, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 खा लिए 18 हो गए, Cl- एटॉमिक नंबर 17, 1 इलेक्ट्रॉन खाया तो 18 हो गए। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जितना ज्यादा नेगेटिव उसकी साइज उतनी बड़ी होगी बेटा। अच्छा O-2 की तुलना अगर मैं करूं बेटा, ऑक्सीजन का पीरियड नंबर सेकंड था, इनका पीरियड नंबर थर्ड है, सेकंड पीरियड से बड़ा कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड बेटा। सीजियम प्लस तो बेटा काफी बड़ा है इनकी तुलना में।
तो ओवरऑल यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा, O-2। ये सवाल बेटा करवाने के पीछे मेरा सिर्फ एक यही टारगेट था कि कहीं आप ये मिसकंसेप्ट ना बना ले कि बेटा इस दुनिया में जितने भी केटाइन है सब छोटे हैं। बेटा केटाइन मैंने छोटा बताया दो कैटेगरी में, या तो वो सेम एलिमेंट का ही केटाइन हो, नाइट्रोजन का ही एनायन, नाइट्रोजन का ही केटाइन बेटा, तो केटाइन छोटा होगा, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो बेटा, तब जाके केटाइन छोटा करोगे। ऐसे नहीं कि जो भी केटाइन दिखा उसे छोटा कर दिया, ऐसा नहीं करना बेटा आप सभी लोगों को। तो क्या ये पहली कैटेगरी आयनिक रेडियस समझ आई? एक सिंपल बात फाइनल क्या बेटा, कि किसी भी एलिमेंट की केटाइनिक फॉर्म छोटी होगी उसी एलिमेंट के न्यूट्रल से, और एनायनिक फॉर्म उसी एलिमेंट के न्यूट्रल से बड़ा हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए बेटा। क्या कंडीशन समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा उसके बाद में एटॉमिक रेडियस में बेटा कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल, तीनों का कंपैरिजन एक साथ होगा। अच्छे से समझते जाएं बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा इधर। ये मान लीजिए बेटा क्लोरीन का एक एटम मैं इमेजिन करके चल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक एटम क्लोरीन का ये, एक एटम क्लोरीन का ये बेटा, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रखा है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना बेटा, इसे मैं कहूंगा कोवेलेंट बॉन्ड। कि क्लोरीन जो है बेटा, क्लोरीन के वैलेंट शेल में क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, ऑर्गन के बाद में क्या जाएगा बेटा 3s2 3p5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहाँ पर, इसमें वैलेंट शेल में कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने भी बेटा शेयरिंग कर लिया और इसने भी शेयरिंग करी। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बना, कौन सा बना, ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना और आपने ये जो डिस्टेंस थी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, नाम में आ रहा है रटो मत, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में है, तो क्या हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी डैश। कौन सी, कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड था। और अगर आपने इसका आधा कर दिया, अगर आपने इसका आधा कर दिया तो उसे क्या इमेजिन किया जाए, क्या माना जाए, उसको कौन सी रेडियस माना जाए? अगर बॉन्ड कोवेलेंट था तो यहां जो रेडियस प्राप्त होगी बेटा, उसे मैं कोवेलेंट रेडियस कहूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था। देखते जाइए बेटा, अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे चीजें आपको कुछ और क्लियर होती चली जाएंगी बेटा। ये भी सेम कंडीशन, वो ही कोवेलेंट, और यहां से जो रेडियस मिलेगी वो भी कौन सी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस। बात ये है बेटा कि ये एक Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल, और ये भी एक Cl2 मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये बेटा। Cl2 Cl एटम मिलकर Cl2 बना दिया, Cl एटम मिलकर Cl2 बना दिया।
एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट अगर बोलूं तो कंडीशन क्या कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में बेटा होता है वंडरवॉल अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन बोलो? वंडरवॉल अट्रैक्शन। बहुत आराम से समझ लीजिए बेटा, Cl Cl ये कौन सा अट्रैक्शन है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो है वंडरवॉल अट्रैक्शन। यानी अगर मैं यहां कर कहूं बेटा कि इन दोनों के बीच में ये Cl2 मॉलिक्यूल और ये Cl2 मॉलिक्यूल बेटा, दोनों के बीच में बेटा कौन सा अट्रैक्शन है? वंडरवॉल अट्रैक्शन। वीक अट्रैक्शन होता है बेटा, वीक अट्रैक्शन होता है तुलनात्मक रूप से, ये जो शेयरिंग का बॉन्ड बना उसकी तुलना में वीक होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन है। अगर वंडरवॉल अट्रैक्शन है एक Cl2 मॉलिक्यूल और दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में, अगर वंडरवॉल अट्रैक्शन है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड में गिनूंगा वो भी कौन सा गिनूंगा बेटा? वंडरवॉल। और यहां जो बेटा देखते जाइएगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लेकिन यहां वंडरवॉल अट्रैक्शन है तो बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूं वर्ड बेटा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा कौन सी? वंडरवॉल। और अगर आपने इसका आधा किया, अगर आपने इसका आधा किया बेटा, ये वाला आधा, अगर आपने इसका आधा किया तो ये जो रेडियस प्राप्त होगी बेटा, यहां लिख दूं मैं इसको बेटा, डी डैश वंडरवॉल बाय 2, मतलब वंडरवॉल रेडियस। सुनना बहुत आराम से बेटा, क्या कह रहा हूं मैं कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां जो रेडियस मिलेगी वो कोवेलेंट रेडियस। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो रेडियस मिलेगी वो होगी वंडरवॉल रेडियस। है दोनों ही क्या? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा है, लेकिन एक है विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और एक है इन बिटवीन मॉलिक्यूल। बेटा वर्डिंग पे गौर करें, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर कोवेलेंट रेडियस की बात चल रही है तो क्या बेटा? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विद इन मॉलिक्यूल, क्लोरीन के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। वंडरवॉल रेडियस क्या है बेटा? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लेकिन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बेटा, दो मॉलिक्यूल के बीच में। क्या डिफरेंस समझ आया बेटा? दोनों ही इंटरन्यूक्लियर का आधा है, लेकिन विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देख रहे हो तो कोवेलेंट, और दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप देख रहे हो बेटा तो वो वंडरवॉल हो जाएगी। क्या कोवेलेंट और वंडरवॉल रेडियस में डिफरेंस समझ आया बेटा? विद इन मॉलिक्यूल देखा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये हो गई कौन सी? कोवेलेंट बेटा। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा बेटा तो ये हो गई वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल वीक अट्रैक्शन है, कोवेलेंट तुलनात्मक रूप से बेटा स्ट्रॉन्ग है। मेटेलिक जो आता है बेटा, तीसरा केस आता है मेटेलिक का,
मेटेलिक में क्या होता है बेटा कि एग्जैक्टली स्फीयर जो है वो सिर्फ एक दूसरे को टच करके रखते हैं, ना वो ओवरलैप होते हैं बेटा, ना वो दूर दूर होते हैं, सिर्फ एक दूसरे को टच करके रखते हैं बेटा। ये कंडीशन आती है इसमें मेटेलिक रेडियस में। अगर मैं कहूं बेटा यहां अगर आप बेटा ओवरऑल इंटरन्यूक्लियर का आधा लेके चले, डी डैश मेटेलिक, अगर उसका आधा किया तो यहां कौन सी रेडियस मिलेगी बेटा आपको? मेटेलिक रेडियस। क्या समझ आया यहां तक का बेटा? अब कंडीशन क्या बेटा खुद ही सोचिएगा, आसानी से समझाऊं कि अगर मान लीजिए क्लोरीन एटम आपस में ओवरलैप हो रखे हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये जो रेडियस इंटरन्यूक्लियर मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर का आधा कोवेलेंट रेडियस, अगर दूर है दूर दूर है बेटा, अब इंटरन्यूक्लियर का आधा वंडरवॉल और टच किया हुआ है बेटा तो इंटरन्यूक्लियर का आधा होगा मेटेलिक। बताना दूर है तो ये कौन सी हो जाएगी? इंटरन्यूक्लियर का आधा वंडरवॉल, सिर्फ टच किया हुआ है मेटेलिक, और ओवरलैप अगर हो रखे हैं बेटा, ओवरलैप अगर हो गए, ओवरलैप कंडीशन है तो ये कौन सी होगी? कोवेलेंट। और बेटा इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब बेटा इसके अंदर कि सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ी मेटेलिक रेडियस बेटा, और उससे बड़ी बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्लोरीन का ही मेटेलिक, क्लोरीन का ही वॉन्डरवॉल और क्लोरीन का ही कोवेलेंट, एक ही एलिमेंट की तीनों कंपेयर कर दी आपने, एक ही एलिमेंट की तीनों कंपेयर कर दी। क्लोरीन का ही मेटेलिक, क्लोरीन का ही वैंडरवॉल, क्लोरीन का ही कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में ओवरलैप कंडीशन होती है, पास आ गए बेटा, छोटी रेडियस होगी। मेटेलिक में सिर्फ टच किया हुआ है उसकी तुलना में बड़ी, और वैंडरवॉल में दूर होगी तो और भी बड़ी रेडियस हो जाएगी। और इवन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है बेटा कि एक एलिमेंट की वैंडरवॉल रेडियस उसी के कोवेलेंट रेडियस का लगभग 2 गुना होती है, कि क्लोरीन का ही वॉन्डरवॉल और क्लोरीन का ही कोवेलेंट। तो वॉन्डरवॉल जो है बेटा वो लगभग डबल पाई गई है किसकी तुलना में? कोवेलेंट की तुलना में। बेटा एग्जाम में आपसे इतना कोई डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए तो बहुत आसान है कि अगर ओवरलैप में देखा तो कोवेलेंट, सिर्फ टच किया हुआ है मेटेलिक, दूर है तो वॉन्डरवॉल, सबसे बड़ी वॉन्डरवॉल, उससे छोटी मेटेलिक, उससे छोटी कोवेलेंट, खत्म बेटा। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है मैक्सिमम? क्या कि विद इन मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर का आधा किया तो बेटा क्या होगा? कोवेलेंट। इन बिटवीन मॉलिक्यूल में आधा किया तो क्या हो जाएगा? वॉन्डरवॉल। और वॉन्डरवॉल जो है वो कोवेलेंट से बेटा तुलनात्मक रूप से, एक ही एलिमेंट का कोवेलेंट और एक ही एलिमेंट का वॉन्डरवॉल, तो बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस तुलनात्मक रूप से बेटा थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी क्या कोवेलेंट से लगभग डबल पाई जाती है बेटा। क्या ये कंडीशन समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में, अगर बेटा अपन एटॉमिक साइज को पीरियोडिसिटी में देखें, पीरियोडिक टेबल में और अब क्या देखो आपस में कंपेयर करें अलग अलग एलिमेंट्स का। बेटा पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कुछ देर पहले समझाया था, सिग्मा बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। ये डोमिनेंट का कुछ याद आया हो तो। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज को कम करेगा, क्या बोल दूं? एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस में बेटा कोवेलेंट रेडियस में कहूं प्रैक्टिकली होती नहीं है। प्रैक्टिकली इनर्ट गैस में बेटा सिर्फ और सिर्फ वॉन्डरवॉल रेडियस होती है। प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ कैसी रेडियस होती है बेटा? इसमें वॉन्डरवॉल रेडियस, इसलिए उसकी साइज बड़ी हो जाती है। बात करें टॉप टू बॉटम की तो बेटा सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ता है, जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट था बेटा, और साथ में पीरियड नंबर जो है वो भी इंक्रीज होता है बेटा, इसलिए साइज बढ़ती चली जाएगी टॉप टू बॉटम। ये हुई पीरियडिसिटी बेटा। अब अगर अपन इसे ब्लॉक वाइज देखें बेटा,
तो पहली कंडीशन आती है एस ब्लॉक की। हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अवॉइड करके चल रहा हूं अभी बेटा, उसकी साइज बहुत छोटी होती है, एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। पेरियोडिक टेबल का न्यूट्रल कंडीशन में सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम तो होती है, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में फिर हीलियम आएगा, हीलियम में इनर्ट गैस होगी बेटा, ठीक है, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। तो न्यूट्रल कंडीशन में हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है पूरी पेरियोडिक टेबल का। अब बात करें बाकियों की बेटा, क्या ट्रिक है बोलो? ली, ना, की, रब, से, फरियाद। बेटा फ्रांसियम नहीं लिया मैंने, रेडियो एक्टिव होता है इसलिए थोड़ा उसकी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं होती है। इधर बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये आपके पास में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है बेटा। लेफ्ट टू राइट बेटा अगर देखें अपन तो ये एल्कली मेटल फर्स्ट है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड है बेटा। एल्कली मेटल्स और ये क्या थे बोलो बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगी, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, वो तो बात हुई दूसरी। इनका बेटा आपस में ओवरऑल कंपैरिजन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओवरऑल कंपैरिजन, नेट कंपैरिजन सारे एलिमेंट्स का। तो उसकी ट्रिक होगी बेटा ई और एन। देखिए ये ई बना, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं, ये बनेगा एन। इस तरह से आपको बेटा ई और एन फॉलो करना है, ई और एन, अपने आप इनकी साइज पता लग जाएगी। ओवरऑल कहूं मैं तो बेटा सबसे छोटा इनमें से क्या रह गया? बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा बोलो लिथियम, फिर बोलो बेटा मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, बोलते जाओ बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम। ये जो मैंने एलिमेंट लिए बेटा इनमें ये साइज का ऑर्डर है ई और एन। बोलो बेटा सबसे छोटा मैं कहूं तो देखो याद करने की कोशिश करो बेटा, सबसे छोटा देखना इधर, सबसे छोटा बेरिलियम, फिर कौन आएगा? लिथियम, फिर सोडियम, सॉरी बेरिलियम, लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। देखिए इधर सबसे छोटा कौन बेटा? बोलो बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर बोलो सबसे छोटा बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ई और एन साइज का ऑर्डर फॉलो होता है इनके लिए बेटा। सिमिलर ऑर्डर also followed up for their respective ions। रेस्पेक्टिव वर्ड इसलिए बोला क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो जनरली ये +1 बनाना चाहते हैं, और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जनरली +2 बनाना चाहते हैं जब आयन बनाते हैं। तो बेटा भाई लिथियम हीलियम के बाद एक इलेक्ट्रॉन आता है, सोडियम नियोन के बाद एक इलेक्ट्रॉन आता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा अगर आयन बनाते हैं तो अपने वैलेंस शेल के अलावा जो एक्स्ट्रा में मैं कहूं तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये आसानी से रिमूव कर पाते हैं बेटा, तो ये +1 बनाते हैं, +2 बेटा। तो जब मैं लिथियम बोलूंगा तो लिथियम +1 बोलूंगा, सोडियम बोलूंगा तो सोडियम +1 बोलूंगा विद रेस्पेक्ट टू आयन बेटा, और मैग्नीशियम बोलूंगा तो +2 बोलूंगा। वो मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं कि जो ऑर्डर इनका है वो ही ऑर्डर इनके रेस्पेक्टिव आयंस का भी होगा। अगर इस बात को आप समझे तो इस क्वेश्चन को बताइएगा बेटा कि इसमें से मैक्सिमम साइज किस आयन की होगी? पहला ऑप्शन बेटा Na+, कैल्शियम 2+, K+, और बेटा बेरिलियम 2+, या
स्ट्रोंशियम 2+। ठीक है बेटा, बताइएगा इसे कि इनमें से मैक्सिमम साइज किसकी होगी बेटा। जो ऑर्डर इनका है वो ही इनके रेस्पेक्टिव आयन का। तो बेटा देखो सोडियम, ये रहा सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये रहा पोटेशियम। तो जो ऑर्डर इनका वो ही इनके आयंस का। तो इनमें से सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी बेटा, K+ की हो जाएगी। क्या ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। एक और बात अभी देखते रहिए बेटा इधर। दूसरा पॉइंट है बेटा कि इनमें सिमिलर ऑर्डर फॉलो होता है रेस्पेक्टिव आयंस के लिए, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, देखिएगा इधर कि वास्तव में लिथियम की तुलना में मैग्नीशियम जो है वो बड़ा होता है बेटा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मैं कहूं तो थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। तो कायदे से रेस्पेक्टिव आयन अगर आप फॉलो करें तो Li का प्लस और Mg का 2+ बनाते हुए ये ऑर्डर होना चाहिए था, पर होता तो मैं एक्सेप्शन थोड़ी लिखता यहाँ पे बेटा। ऑर्डर में चेंज है। क्या ऑर्डर है, ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा ऑर्डर है बेटा, तभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ज्यादा गैप फिर नहीं होता। डेटा अगर मैं बोलूं आपको रटना नहीं है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि इसका 76 पिकोमीटर है और इसका है 72 पिकोमीटर। कि लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम होता है तो उस हिसाब से Li+ से थोड़ा सा Mg2+ होना चाहिए था, लेकिन Li+ Mg2+ से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आप पूछोगे कि कारण, अरे कारण होता तो मैं एक्सेप्शन थोड़ी लिखता बेटा। एक्सेप्शन है मतलब नॉर्मल जो ट्रेंड है उसे ये फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा सा हिंट ये कर सकते हो कि इसके अंदर चार्ज ज्यादा है बेटा, कंपैरेटिवली चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसने छोटा कर दिया। तो क्या ये सब जगह लागू कर दोगे आज के बाद? नहीं बेटा, सिर्फ इसी केस में आ रहा है क्योंकि दोनों का पीरियड नंबर तो अलग ही है। अरे बेटा दोनों का पीरियड नंबर सेम है कि अलग अलग? देखो लिथियम और मैग्नीशियम का पीरियड नंबर अलग है। तो ये कंडीशन कहां से मिली? ये कंडीशन मिली डेटा बेस्ड बेटा। डेटा जब देखा गया तो पता लगा कि Li+ जो है Mg2+ से थोड़ा सा बड़ा होता है। ज्यादा बेटर सवाल ये आता है कि इनकी साइज सिमिलर है। इनकी साइज क्या है बेटा? सिमिलर साइज जो का सवाल ज्यादा आता है इसमें। इसी कारण यहां मैं लिखूंगा बेटा सिमिलर साइज, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और साथ में एक वर्ड और आएगा, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। सिंबल है 5। सिंबल क्या है बेटा उसका? 5 बोल देते हैं इसको बेटा। सिंबल है इसका 5 कहते हैं इसको। ध्यान दें, आयनिक पोटेंशियल होता क्या बेटा? ये होता है चार्ज टू, बोलो बेटा क्या होता है? चार्ज टू मास रेशो होता है कि नहीं होता बेटा? बिल्कुल नहीं होता। चार्ज टू मास रेशो होता है स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज नहीं है बेटा। स्पेसिफिक चार्ज अलग बात, आयनिक पोटेंशियल अलग बात बेटा। आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज टू रेडियस रेशो। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? चार्ज टू रेडियस रेशो। ध्यान दें इस बात पे, चार्ज टू मास नहीं है। चार्ज टू मास होता है स्पेसिफिक चार्ज, ये है चार्ज टू रेडियस रेशो जिसे कहता है आयनिक पोटेंशियल। और इसका सिमिलर आता है, इनके चार्ज और रेडियस का रेशो में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता बाकियों के कंपैरिजन में। तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी होती है हमेशा, बाकियों के कंपैरिजन में इनके चार्ज टू मास रेशो में डिफरेंस कम होता है। सिमिलर साइज भी है और सिमिलर आयनिक पोटेंशियल है। इसी वजह से बहुत खास लाइन लिख रहा हूं बेटा, इनमें देखी जाती है सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सिमिलरिटी देखी जाती है और उसे नाम भी दिया जाता है क्या? डायगोनल रिलेशन। क्योंकि देखो बेटा, एक ग्रुप में प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होनी चाहिए थी टॉप टू बॉटम, लेकिन क्या बोल दिया मैंने यहां पर
कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलरिटी रखती हैं, और देखा जाए तो क्या डायगोनली इससे रिलेटेड हुआ क्या बेटा? अरे लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में सेम होनी चाहिए थी, टॉप टू बॉटम सेम होनी चाहिए थी, लेकिन लिथियम अपने ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज रखता है और कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी भी रखने लग गया। कारण पूछा कि क्या हुआ, बोले सिमिलर साइज है, और बेटर वर्ड बोले तो सिमिलर आयनिक पोटेंशियल है, सिमिलर चार्ज टू रेडियस है। और ऐसा सिर्फ लिथियम में ही नहीं होता बेटा, थोड़ा मैं और आगे जाऊं तो इसमें देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इधर बोलो बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के जैसी अपने ग्रुप की जैसी भी होती है और कुछ मैग्नीशियम जैसी भी होती है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसी, बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी। इसको ओवरऑल कह दिया जाता है, क्या नाम दिया गया बेटा? डायगोनल रिलेशन। रटे नहीं, खुद सोचो क्या डायगोनली रिलेटेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा? और इसका कारण पूछा जाए तो क्या रहा? सिमिलर साइज। और बेटा सिमिलर साइज अगर ऑप्शन में ना हो, या मैं कहूं सिमिलर साइज से के साथ साथ बेटर एक और नाम आता है सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? चार्ज टू रेडियस रेशियो। क्या सबके लिए वैल्यूज रटोगे? नहीं बेटा, सिर्फ ध्यान रखना है कि इनमें सिमिलर आयनिक पोटेंशियल होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। क्या यहां तक की बातें समझ आ गई बेटा सभी लोगों को? नेक्स्ट देखिएगा क्या इसमें बेटा, यहां लिख देता हूं कि ये +1 बनाते हैं जनरली और ये +2। ठीक है बेटा, आगे की बात देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं इसमें बेटा। लिथियम से सोडियम साइज बढ़ी, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। यहां साइज बढ़ने का गैप मैंने Δ1 बोला, इसे बोल दिया Δ2, पोटेशियम से रुबिडियम बोल दिया Δ3 और रुबिडियम से सीजियम बोल दिया Δ4। ये साइज गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप टू बॉटम में बेटा। Δ1, Δ2, Δ3, Δ4। Δ1 है लिथियम और सोडियम का साइज गैप, सोडियम से पोटेशियम का साइज गैप Δ2, पोटेशियम से रुबिडियम का Δ3 और फिर Δ4। आपको ये बताना है कि इनमें से मैक्सिमम साइज गैप कौन सा है, कहां पर साइज गैप सबसे ज्यादा आया होगा बेटा। डेटाज नहीं रट सकते अपन, बिल्कुल नहीं रट सकते, कॉमन सेंस लगा के देखना है बेटा, क्योंकि हर एक चीज के डेटा नहीं रट सकते हो आप बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। लिथियम, सोडियम, बीच में एक एलिमेंट आया बढ़ते हुए में बेटा, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अगर आप गौर से पहचान पा रहे हैं बेटा, देखिए इधर कंडीशन क्या आ रही है इसमें, सोडियम और पोटेशियम तक जब आप जा रहे हैं तो कितने एलिमेंट बीच में आ रहे हैं? 3। भाई साइज बढ़ते हुए आप जा रहे हो बेटा, कोशिश करना कॉमन सेंस लगाने की बेटा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगाना है बेटा कि लिथियम से सोडियम बेटा, भाई डेटा आप रट नहीं सकते, इनके डेटा थोड़ी रट सकते हो बेटा सबके, लेकिन देखो लिथियम से सोडियम गए, एक एलिमेंट बीच में आया, पोटेशियम से रुबिडियम एक भी नहीं आया, रुबिडियम से सीजियम एक भी नहीं आया, जबकि सोडियम से पोटेशियम 3 एलिमेंट आए बीच में। तो क्या अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि मैक्सिमम साइज गैप कहां आया होगा बेटा? एग्जैक्टली यहां पर मैक्सिमम साइज गैप आया होगा जब अपन सोडियम से पोटेशियम पे गए, तो वहां पर साइज गैप जो है वो मैक्सिमम देखने को मिला। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। तो क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? अलग कारण है, देखो बेटा मुझे कुछ अलग प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है बेटा। देखिए इधर एग्जैक्टली बेटा मैंने लिखा लीना की रब से फरियाद। एक प्रॉपर्टी है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या बेटा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा ये जो लिखा ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप टू बॉटम को, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन बेटा रेशो में मास का रेशो वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा बढ़ता है, मास का रेशो वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। क्या बोला? अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है कि कम होती है पीरियोडिक टेबल में, बेटा बढ़ती है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि
मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास का रेशो वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है बेटा। समझ आई यहां तक की बात। अब क्या, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए ओवरऑल मैं कहूं तो क्या होना चाहिए, क्या ये ऑर्डर होना चाहिए बेटा, लीना की रब से फरियाद, ये ऑर्डर होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ते हुए आनी चाहिए। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली क्या देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम थी। पोटेशियम से पूछा गया कि भाई क्या हुआ, आपकी डेंसिटी कम कैसे रह गई, सबकी डेंसिटी तो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, पर आपकी डेंसिटी कम कैसे रह गई। तो उसने जवाब दिया बेटा बहुत शालीन तरीके से कि अगर आपने देखा हो, सोडियम की तुलना में पोटेशियम की साइज जब बढ़ती है तो बहुत ज्यादा गैप आता है, यानी साइज बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर बेटा साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां साइज का गैप बहुत ज्यादा आया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या रह जाएगी, कम। इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी कम रह गई साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण बेटा, क्योंकि वहां साइज गैप मैक्सिमम था, और बेटा साइज गैप ज्यादा था, वहां पर साइज बढ़ गई, डेंसिटी कम रह गई। पोटेशियम की किससे कम रह गई, सोडियम से। ये चीज प्रॉब्लम थी साइंटिस्टों को बेसिकली बेटा। हुआ क्या था कि टॉप टू बॉटम बेटा डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन साइंटिस्टों को तकलीफ तब हुई जब पोटेशियम की डेंसिटी कम पाई गई सोडियम से। तो फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसका मास तो नॉर्मली जैसा बढ़ना चाहिए था वैसा ही बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से पोटेशियम की डेंसिटी कम पाई गई सोडियम से बेटा। मैं कहूं तो ओवरऑल बेटा ऑर्डर क्या रह गया इसमें, डेंसिटी का बेटा पोटेशियम कम रह गया, किससे, सोडियम से। यहां पर एक्सेप्शन आ गया कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, पोटेशियम की कम रह गई सोडियम से, क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा राइज हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बेटा। ऐसे ही अगर मैं कहूं सेकंड में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा, टॉप टू बॉटम यहां भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ा दी, ये लो बेटा लिख दी मैंने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लेकिन यहां भी कुछ इश्यूज थे, देखा गया कि कैल्शियम की डेंसिटी मिनिमम थी और बेरिलियम की कैल्शियम की जगह थी ऑर्डर में बेटा। ओवरऑल मैं कहूं तो क्या ऑर्डर देखा गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। प्रॉब्लम थी इनकी, बेरिलियम की साइज सबसे छोटी होती है, साइज कम, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। और जैसा केस पोटेशियम के साथ आया वैसा ही केस कैल्शियम के साथ आ गया, उसकी साइज बड़ी थी तो डेंसिटी कम रह गई। अब बेटा दिमाग खराब हो रहा होगा कि ऐसे फिर याद कैसे करेंगे हम, बेटा याद मैं करवाऊंगा। देखो करना क्या बेटा, आपको एक जनरल कंडीशन समझनी है क्या, कि टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पहले ग्रुप में पोटेशियम की डेंसिटी कम रह गई, किससे, सोडियम से। दूसरे ग्रुप में ट्रिक ही बदल देंगे अपन बेटा। अपन ने क्या ट्रिक पढ़ी अभी तक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, चेंज कर देते हैं ट्रिक इसे याद रखने के लिए डेंसिटी को। क्या ट्रिक बोल रहा हूं, देखो ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद रह जाएगा। क्या ट्रिक बोली, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, क्या याद रह पाएगा। और बेटा डेंसिटी के मामले में जब डेंसिटी का ऑर्डर अपन देख रहे हैं बेटा, डेंसिटी का ऑर्डर जब देख रहे हैं तो क्या ट्रिक होगी, बोलो बेटा, कन्या मांगे बेटा सुंदर बाप राजी, याद रह जाएगा। अरे मिनिमम डेंसिटी किसकी है बेटा, मिनिमम डेंसिटी कन्या की, और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है बेटा, मैक्सिमम किसकी आ गई यहाँ पर, मैं कहूँ बेटा सबसे ज्यादा, जो मैंने एलिमेंट्स लिखे, जो मैंने लिखे इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी आ गई बेटा, बाप की। समझ आ गया, याद रह पाएगा बेटा। देखो
कन्या की डेंसिटी कम रख दी, बाप की डेंसिटी ज्यादा रख दी। बेटा होनी भी चाहिए ना, बाप की डेंसिटी तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अरे याद रखने के लिए बहुत आसान है, टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए। पहले ग्रुप में बेटा पोटेशियम की कम रह गई, सोडियम से किस खुशी में, क्योंकि उसकी साइज बढ़ जाती है। दूसरे ग्रुप में क्या ट्रिक हो गई, कन्या मांगे बेटा सुंदर बाप राजी। मैं कहूं कन्या की डेंसिटी कम रह गई और बेटा की डेंसिटी ज्यादा हो गई। किसकी डेंसिटी कम रह गई, कन्या की, और बाप की हो गई क्या, ज्यादा। बेटा समझ आया कि नहीं आया, याद रह पाएगा बेटा? तो फटाफट से अगर मैं रिवाइज करवा दूं, बोलते जाओ बेटा। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, नेट अट्रैक्शन की नेट रिपल्शन। नेट रिपल्शन शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। इनर शेल वाला सेम शेल वाला सिग्मा लगाता है, बाहर वाला इनर वाले पर सिग्मा नहीं लगाता। सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 होगा। लेफ्ट टू राइट बेटा और टॉप टू बॉटम दोनों में सिग्मा बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पहले जाता भी 4s में है क्योंकि उस n+l रूल से कम एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन निकलता भी 4s में से क्योंकि उस पर नेट रिपल्शन ज्यादा है बेटा। उसके बाद में सिग्मा और पेनिट्रेशन पावर दोनों का ऑर्डर बोलो बेटा, s से कम, p से कम, d से कम, f। बेटा आ जाओ जेड इफेक्टिव पे। बेटा जेड इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन है बेटा, पहली बात। दूसरी बात लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम अप्रोक्स कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। डोमिनेंट है जेड इफेक्टिव, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ता है, पीरियड नंबर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ा। नेट अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज को कम करेगा, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि उसमें वंडरवॉल रेडियस लेनी पड़ती है क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते बेटा। मैं कहूं जनरली ये माना गया है कि उसमें वंडरवॉल रेडियस लेनी होती है। बॉन्ड डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर कि वो कम बना रहे हैं, ठीक है बेटा। सिर्फ मैं ये बोल दूंगा कि कम बॉन्ड बना रहे हैं। आगे की बात चलते हैं बेटा अपन, क्योंकि फिर वो बहुत ऊपर का लेवल चला जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन क्या इसके बाद में, जेड इफेक्टिव का आ गया बेटा, सिग्मा का हो गया। उसके बाद में क्या सिंगल एटम की रेडियस मेजर करना पॉसिबल है? नहीं है। दो कारण, सिंगल एटम मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात इमेजिन अगर कर भी ले तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से डेफिनेट सर्कुलर पाथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो अपन पर्टिकुलर फिक्स साइज नहीं बता सकते। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा मेजर करना शुरू कर दिया। अगर विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर का आधा किया तो कोवेलेंट रेडियस बेटा, और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर का आधा किया तो वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा। अगर ओवरलैप कंडीशन है एक दूसरे के अंदर बेटा तो कोवेलेंट रेडियस सिर्फ टच किया हुआ है तो मेटेलिक रेडियस दूर दूर है तो वंडरवॉल रेडियस सबसे छोटा, कोवेलेंट से बड़ा मेटेलिक से बड़ा वंडरवॉल रेडियस होगा। अगली बात बेटा कि ओवरऑल आइसोलेटेड एटम के लिए मेजर नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने बॉन्ड की कंडीशन मानी। 4 तरह के बॉन्ड के हिसाब से 4 तरह की रेडियस बोली बेटा। पहली मैं डिस्कस करूं आयनिक रेडियस बेटा, क्या बताया कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केटायन हो या सेम एलिमेंट का केटायन हो, केटायन अगर होगा जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी। क्या दुनिया के सारे केटायन एनायन से छोटे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ये तब लगता है जब या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर बेटा सेम एलिमेंट का केटायन हो तो केटायन छोटा और एनायन बड़ा। दूसरा आ जाता है बेटा तीनों का कंपैरिजन, कोवेलेंट से बड़ा मेटेलिक से बड़ा वंडरवॉल रेडियस। लेफ्ट टू राइट अगर देखे तो बेटा सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, साइज को कम करेगा। टॉप टू बॉटम पीरियड में बढ़ता है इसलिए साइज बढ़ेगी। एस ब्लॉक में मैं कहूं तो बेटा ई और एन फॉलो करोगे, बोलते जाओ बेटा। सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ई और एन फॉलो कर दिया। यही ऑर्डर इनके रेस्पेक्टिव आयंस के लिए भी फॉलो करना है बेटा। एक्सेप्शन आ जाता है कि Li प्लस Mg2 प्लस से थोड़ा सा बड़ा पाया गया है, सिमिलर साइज ज्यादा काम आती है, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल है बेटा, चार्ज टू रेडियस रेशो सिमिलर है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। डेंसिटी की अगर बात करें बेटा तो टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम रह गई। कारण क्या रहा? उसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई बेटा। और सेकंड ग्रुप में क्या ट्रिक हो गई? कन्या मांगे बेटा सुंदर बाप राजी बेटा। ये डेंसिटी का ऑर्डर इसमें हो जाएगा।